अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। 20 और 21 अक्टूबर को स्वतंत्रता संग्राम में विज्ञान संचारकों की भूमिका को लेकर एक बड़ा संगोष्ठी का आयोजन किया जाना है। उससे पहले आज इसको लेकर एक चर्चा की गई। चर्चा में कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि कैसे विज्ञान और वैज्ञानिकों की भूमिका हमारे स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में बहुत बड़ी रही है। आज इसी कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग मौजूद रहे जो अपने अपने तरीके से इस बात को समझाने की कोशिश की कि कैसे देश के तमाम वैज्ञानिकों ने आज देश को तकनीक के क्षेत्र में मजबूत बनाने में अपनी भूमिका निभाई है। इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। उसके बाद सभी विशिष्ट अतिथियों ने अपने बात रखे हैं। आज के मुख्य अतिथि आदरणीय शेखर मांडे जी, आदरणीय प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी, डॉक्टर रंजना अग्रवाल जी, जयंत जी, मेरे मित्र और विज्ञान प्रसार में वैज्ञानिक अरविंद रानडे जी। जैसा कि आज का विषय है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और विज्ञान संचारकों की भूमिका, इस विषय पर हम 20-21 अक्टूबर 2021 में एक वृहद सम्मेलन की परिकल्पना की है, जिसमें उन वैज्ञानिकों को याद किया जा सके जिनकी भूमिका देश की आज़ादी में, देश के स्वाधीनता संग्राम में जिनकी भूमिका रही। जब आज़ादी की बात होती है, जब स्वतंत्रता की बात होती है, तो तमाम सारे हम क्रांतिकारियों को, अपने आज़ादी के सेनानियों को याद करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन वैज्ञानिकों को हम भुला देते हैं जिनको हमें याद करना आवश्यक है, क्योंकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की जो एक अहम भूमिका रही उस स्वतंत्रता संग्राम में, उसको याद किया जाना और उसको किस तरह से हम इस नई पीढ़ी को उस क्रांति से जोड़ें। और जैसा कि हम जानते हैं कि स्वाधीनता संघर्ष और भारत की संकल्पना में जिस तरह से जन आंदोलन, एक जन सैलाब उमड़ा, और उसके बाद जब डॉक्टर अंबेडकर के बनाए संविधान में ध्वनित हुई यह चेतना, क्योंकि बहुत स्पष्ट है हमारे संविधान में न्याय, स्वतंत्रता और समानता की बात की गई, जो 3 क्षेत्रों में भारत का संविधान न्याय की बात करता है। और जो उपनिवेशवाद यहाँ पर ब्रिटिश राज में फैला, जिसमें शोषण, अभाव और आधिपत्य का बोलबाला था, और उस औपनिवेशिक शोषण का अर्थ जातिवाद और सामाजिक अन्याय नहीं था, बल्कि इसमें आर्थिक शोषण भी शामिल था। कपास जैसे कच्चे माल का निर्यात किया जाता था और उन्हें यूरोपीय कारखानों में संसाधित किया जाता था, और तैयार माल भारतीय बाजार में अधिक मूल्य पर बेचा जाता था। अकाल और संक्रामक महामारियां आम बात थी। तो इसका मतलब यह हुआ कि राष्ट्रीय नेताओं को न केवल राजनीतिक स्वतंत्रता की तलाश करनी थी, बल्कि उन्हें सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में भी पुनर्निर्माण के प्रयास करने पड़े, और पुनर्निर्माण के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया, जिसको हमें आज समझने की आवश्यकता है। और इसी के इर्द गिर्द हमने इस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और विज्ञान संचारकों की भूमिका का जो महासम्मेलन की जो परिकल्पना की है 20-21 अक्टूबर को, भारतीय राष्ट्रवादी बुद्धिजीवियों ने भारतीय समाज में आधुनिक विज्ञान को परिचित कराने का प्रयास किया। 1868 में इमदाद अली ने बिहार के मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। मुंबई में बाल गंगाधर शास्त्री जाम्बेडकर ने विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए 1831 में बॉम्बे दर्पण नामक एक पत्रिका का आरंभ किया, और मद्रास उपायुक्त ग्रंथ कर्ण सभा या सोसाइटी की स्थापना 1847 में मद्रास में दक्षिण भारतीय भाषाओं में उपयोगी पुस्तकों के उत्पादन के लिए और विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से की गई। और फिर ज्ञान के वितरण के लिए ही नहीं, बल्कि ज्ञानोत्पादन के लिए भी कदम उठाए गए, और महेंद्र लाल सरकार ने मौलिक शोध करने के लिए 1876 में कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना की,
और गोंडे वेंकट जग्गारो ने 1840 में अपनी एक निजी वेधशाला बनाई। माफ कीजिएगा, कुछ फॉन्ट यहाँ पर ये हो रहा है। और फिर उच्च शिक्षा के लिए एक राष्ट्रवादी मांग उठी और 1887 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तकनीकी शिक्षा के लिए समर्थन की मांग करना शुरू किया। 1902 में गठित डॉन सोसाइटी ने भारतीयों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा की व्यवस्था की मांग करना आरंभ किया और उद्योग, कृषि और स्वास्थ्य देखभाल जैसे क्षेत्रों में विज्ञान को लागू करने के लिए 1904 में भारतीयों की एक विशेष सभा आयोजित की गई और प्रफुल्ल चंद्र राय जैसे भारतीय वैज्ञानिकों ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित उद्योग स्थापित करने की पहल की और बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड उसका एक परिणति हुई। और 1914 में आयोजित भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन धीरे धीरे भारतीय वैज्ञानिकों का एक सर्वोच्च निकाय बन गया। राष्ट्रवादी और उनके वैज्ञानिक समर्थक अच्छी तरह जानते थे कि भारत में विज्ञान केवल स्वतंत्र भारत में ही विकसित हो सकता है। वे इसके लिए एक जमीन तैयार करने में जुट गए और एक स्वतंत्र भारत की योजना बनाने के लिए 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी गठित की गई। देश की कुछ बेहतरीन प्रतिभाओं को इसके काम में शामिल किया गया और इस राष्ट्रीय समिति में जाने माने वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों ने भाग लिया। विभिन्न विचारों के समन्वय से नवीन एवं न्यायपूर्ण भारत की कल्पना की गई, लेकिन सभी संकल्पनाओं का मूल विज्ञान और प्रौद्योगिकी था। विज्ञान को सभी ने भौतिक प्रगति के अग्रदूत के रूप में अपनाया, प्रौद्योगिकी के माध्यम से इसे आगे बढ़ाया। प्रबुद्ध सुधारकों के लिए विज्ञान सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन लाने का भी माध्यम बना। लिंग भेद, जाति भेद और शोषण जैसी सामाजिक कुरीतियों से लड़ने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी एक सशक्त माध्यम बना। और स्वाधीनता संघर्ष में पुरुषों और महिलाओं के द्वारा किए गए संघर्षों को याद करते हुए इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका सहित हम सभी नागरिकों को अच्छा जीवन देने के लक्ष्य की दिशा में काम करते हुए राष्ट्र निर्माण के लिए खुद को फिर से समर्पित करें और स्वाधीनता संघर्ष के लोकाचार, विशेष रूप से वैज्ञानिक प्रवृत्ति, मानवतावाद और जांच और आवश्यक सुधार की भावना को आगे बढ़ाएं। और ये हमारे संविधान में हमारे जो मूलभूत कर्तव्य है उसमें बहुत स्पष्ट तौर पर वर्णित है कि ये हम सभी भारतीयों का कर्तव्य है कि हम ये 51 जो उसका आर्टिकल 51AH में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये हम सभी की एक कर्तव्य है कि हम वैज्ञानिक टेम्पर या वैज्ञानिक सोच या प्रवृत्ति को अपनाएं, सवाल जवाब करें, तर्क से चीज़ों को समझें और आवश्यक सुधार की भावना को आगे बढ़ाएं। तो कुछ इन्हीं उद्देश्यों के साथ आप सभी आमंत्रित हैं 20-21 अक्टूबर को आयोजित होने वाले इस महासम्मेलन में, जिसमें हम उम्मीद करेंगे कि देश के वैज्ञानिक, विज्ञान संचारक, पत्रकार, शिक्षक सभी की भागीदारी हो और सभी अपने उन स्वाधीनता सेनानियों को याद करें, उन वैज्ञानिकों को याद करें जिन्होंने एक विज्ञान का धरातल तैयार किया और देश में विज्ञान को आगे बढ़ाया। आज एक विशेष कार्यक्रम का प्रारंभ करने के लिए हम सब एक साथ आए हैं। हम सब जानते हैं कि आने वाले 15 अगस्त से अपने देश का स्वतंत्रता का 75वां वर्ष प्रारंभ होने वाला है। 2021 का 15 अगस्त 75वां स्वतंत्रता दिन है और उस दिन से जो वर्ष प्रारंभ होगा वो अगले वर्ष के 15 अगस्त तक स्वतंत्रता का 75वां वर्ष इस नाते मनाया जाएगा। हम सभी भाग्यशाली हैं यहाँ पर उपस्थित इस कार्यक्रम से जुड़े हुए शायद सभी कि हम सभी ने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। इसलिए हम सभी का ये कर्तव्य बनता है, दायित्व है कि जिनके कारण ये भाग्य हमें प्राप्त हुआ स्वतंत्र भारत में जन्म लेने का, ऐसे स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष करने वाले सारे योद्धाओं का स्मरण हम सब मिलकर करें। और स्वतंत्रता का 75 वर्ष जब मनाएंगे तब उसमें ऐसे स्वतंत्रता योद्धाओं का स्मरण, यही एक मुख्य अपना काम रहेगा। लेकिन उसके साथ साथ और एक बात हम सभी ने निश्चित रूप से करनी चाहिए। जिन स्वतंत्रता योद्धाओं ने अपना सर्वस्व खो दिया देश की स्वतंत्रता के लिए, वो केवल संघर्ष करने वाले लोग नहीं थे। तो स्वतंत्र भारत का एक स्वर्णिम चित्र उनके मन में रखकर वो अपना बलिदान
या सर्वस्व का त्याग करने के लिए तैयार हुए थे। तो हमने केवल उनके संघर्ष की और बलिदान की गाथा ही यहां पर याद करनी चाहिए, इतना नहीं, तो स्वतंत्र भारत का जो एक स्वर्णिम चित्र उनके मन में था और जिसकी पूर्ति के लिए उन्होंने सर्वस्व त्याग कर दिया, उस स्वर्णिम चित्र का स्मरण हमें करना चाहिए और उस स्वर्णिम चित्र को पूरा करने का दायित्व अपने कंधों पर लेकर अपने जीवन की यात्रा करनी चाहिए। जब अपना देश परतंत्र था तब ये कहते थे कि देश के लिए मर मिटने की तैयारी हम सभी ने रखनी चाहिए, लेकिन जब देश स्वतंत्र हो गया तब ये सूत्र हुआ कि अब देश के लिए जीने की आवश्यकता है। और वो जीना यानी ये स्वतंत्रता योद्धा, उनके मन में जो स्वतंत्र भारत का चित्र था उसको पूर्ण करने के लिए प्रयास करना। हम लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम की एक भूमिका कही थी। इसके लिए जो कुछ उसके पीछे जो काम हुआ था वो खुद रविंद्रनाथ ठाकुर और वीर सावरकर, इन लोगों ने वो परिकल्पना को बदल कर इसको गदर ना मानकर एक स्वतंत्रता का संग्राम माना था। उस वक्त वीर सावरकर जी लंदन में थे और उन्होंने काफ़ी पढ़ाई करके, काफ़ी लोगों से बातचीत करके एक बहुत रैशनल तरीके से इस विचार पर आए कि ये गदर नहीं था, ये एक स्वतंत्रता का संग्राम था। उसी वक्त जब हमारे सामने में देश में जब प्लेग की बहुत बड़ी समस्या जब आ रही थी, तो उस वक्त लोकमान्य तिलक ने यह प्रस्ताव साबित किया, हमारे सामने में प्रस्तुत किया कि देश में ऐसी वैज्ञानिक संस्थाएं होना जरूरी है जो प्लेग जैसी समस्याओं का हल कर पाए। और इससे साबित होता है कि किस तरह राजकीय नेता भी उस जमाने में विज्ञान को इस दृष्टिकोण से देखते थे कि समाज के सामने में जो भी समस्याएं आती है उसका हल विज्ञान और तंत्रज्ञान के मार्फत जरूर हो सकता है। और लोकमान्य तिलक ने जब ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया था तो समाज के सामने में, उससे उत्पन्न हुआ था इंपीरियल लेबोरेटरीज, जिसको आज हम लोग इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते हैं, IVRI इज्जतनगर। इसकी शुरुआत पूना से हुई थी और अलग अलग जगहों जाकर वो बाद में इज्जतनगर में स्थित हुई। स्वतंत्रता के पश्चात भी हम लोग अगर देखें कि किस तरह वार्तालाप हो रहा था आपस में, और इसी की वजह से जैसे कि निमिष जी ने हमें बताया कि हमारे संविधान में जो 51वां बिंदु है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि हमारे समाज में किस तरह हम लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण ले आ सकते हैं, जो साइंटिफिक टेम्पर कहते हैं। निमिष जी ने इसका उल्लेख किया था। और हमारा ये जो संविधान है इसी के लिए एक बहुत यूनिक संविधान है पूरे विश्व में। बाकी सारे कई देश हैं जहाँ पे साइंटिफिक टेम्पर लाना चाहिए, ऐसे संविधान में उसकी कोई भूमिका नहीं है जो भारत के संविधान में है। और हम जानते हैं कि कई सारे उस वक्त के वैज्ञानिक भी है जो सामाजिक कार्य में और राजकारण में भी रुचि लिया करते थे। जैसे कि मेघनाथ शाह का जिक्र हुआ था। मेघनाथ शाह खुद एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके थे अपने आप में। जैसे कई सारे हम लोगों को उदाहरण हमारे सामने में आते हैं जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता, राजकीय नेता और वैज्ञानिक आपस में मिलजुल कर हरदम समाज के बारे में सोचकर कि किस तरह समाज का उद्धार किया जाए इसके बारे में सोचते थे। तो इसलिए कोई आश्चर्य ये नहीं है कि हमारे स्वतंत्रता के संग्राम में वैज्ञानिकों की एक बहुत प्रमुख भूमिका रही है। और जैन जी ने हमारे सामने में बहुत सुंदर तरीके से बताया कि किस तरह वैज्ञानिकों ने इसमें भाग लेकर स्वतंत्रता के इसमें अपना एक हिस्सा बताया था। आज हम लोग जो इसकी शुरुआत कर रहे हैं, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और विज्ञान संचारों की भूमिका इसमें, और रंजना ने जो बताया कि आने वाले वर्ष में हम लोग क्या क्या प्रोग्राम आयोजित करने जाने वाले हैं। आज के इस बहुत महत्वपूर्ण आयोजन में स्वतंत्रता संग्राम में विज्ञान संचारकों की भूमिका के बारे में हम सबको बातचीत करनी है। मैं इस आयोजन के आयोजकों को, विज्ञान प्रसार को, विज्ञान भारती को, उसके सभी पदाधिकारियों को इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर हम सब लोगों को सोचने के लिए बाध्य किया।
स्वतंत्रता संग्राम में विज्ञान संचारकों की भूमिका हो सकती है, ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था। पर यह आदरणीय जयंत जी की एक जीवंत प्रज्ञा है जिसने इतना सुंदर विषय प्रवेश कराया और एक अलग तल पर हमको सबको सोचने के लिए विवश किया। आज के इस मंच पर उपस्थित श्री जयंत जी सहस्त्रबुद्धे, राष्ट्रीय संगठन मंत्री विज्ञान भारती, महानिदेशक CSIR डॉक्टर शेखर मांडे जी जो देश के जाने माने वैज्ञानिक हैं, प्रोफेसर रंजना अग्रवाल जी राष्ट्रीय संयोजिका स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव तथा निदेशक निष्पर, श्री नमेश कपूर जी, और आज इस मंच पर उपस्थित रविंद्र जी रानाडी, वरिष्ठ वैज्ञानिक विज्ञान प्रसार, और जिनके दर्शन से हम सबके पुण्य बढ़ जाते हैं, ऐसी श्रीमती किरण चोपड़ा जी जो पंजाब केसरी जैसे महत्वपूर्ण अखबार की प्रभारी मात्र नहीं है बल्कि उस परिवार से हैं जिस परिवार का इस देश की आज़ादी से लेके इस देश के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। उनके परिवार के बलिदान को, उनके परिवार के इतिहास को, और स्वयं उनके पति आदरणीय सुनी जी जो सांसद भी रहे और बहुत ही प्रखर पत्रकार जिनकी लेखनी ने पूरे देश को हमेशा आंदोलित किया, ऐसे परिवार का प्रतिनिधित्व करती है। मैं आपका इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। श्री नकुल पराशर जी जिनके निर्देश पर यहाँ मैं उपस्थित हुआ हूँ, निदेशक विज्ञान प्रसार, और मेरे मित्र आदरणीय राजीव जी, इस सभा में उपस्थित आप सब, और जो आभासी माध्यम से जुड़े हुए हैं ऐसे सारे मित्र। आज के इस महत्वपूर्ण आयोजन में आज़ादी के 75 साल का अवसर का प्रारंभ एक तरह से हो रहा है। हम सब इसके स्वागत पर खड़े हैं। ये वर्ष जितना ऐतिहासिक और गौरवशाली है, देश उसे उतनी ही भव्यता के साथ मनाने की तैयारी भी कर रहा है। ये हम सभी का सौभाग्य है कि हम सब आजाद भारत के इस ऐतिहासिक कालखंड के साक्षी बन रहे हैं। हमारे यहाँ मान्यता भी है कि जब किसी भी देश में ऐसा अवसर आता है तब सारे तीर्थों का एक साथ संगम होता है। आज़ादी का अमृत महोत्सव एक राष्ट्र के रूप में भारत के लिए भी एक बहुत पवित्र अवसर है। ये अवसर है जब हम अपनी आज़ादी के असंख्य संघर्ष, असंख्य बलिदानों और तपस्या की जो एक ऊर्जा है उसके साथ पूरे भारत का पुनर्जागरण करें। यह अवसर हमें भारत माँ ने प्रदान किया है। यह अवसर है देश की स्वाधीनता संग्राम में खुद को आहुति देने वाले महान विभूतियों को प्रणाम करने का, उनके चरणों में आदरपूर्वक नमन करने का। यह अवसर है उन वीर शहीदों को प्रणाम करने का जिन्होंने आज़ादी के बाद भी राष्ट्र की रक्षा की परंपरा को जीवित रखा है और देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिए हैं। यह अवसर महान पुण्यात्माओं को वंदन करने का भी है जिन्होंने आज़ाद भारत के पुनर्निर्माण में प्रगति की एक ही ईंट रखी और 75 वर्षों में देश को यहाँ तक लेकर पहुँचे। आप देखिए कि आज़ादी की लड़ाई में भारत ने सिर्फ बंदूकों से लड़ाई नहीं लड़ी, कलम से ही संघर्ष नहीं किया। स्वतंत्रता संघर्ष में मजदूर, किसान, छात्र, राजनेता, शिक्षक, जवान शामिल थे। तो एक नया आकाश आज हमारे सामने खुल रहा है कि वैज्ञानिकों के मन में भी आज़ादी की लौ सुलग रही थी और वे भी अपने मोर्चे पे काम कर रहे थे। कुछ ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेजों को झुकने पर मजबूर किया, तो कईयों ने सेवा के अप्रतिम इतिहास रचे। प्राचीन काल में जब हम अपनी वैज्ञानिक परंपरा को देखते हैं तो भारत के पास एक बड़ी समृद्ध विरासत है। चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, वीर बारामिहिर, ब्रह्मगुप्त, नागार्जुन, भास्कराचार्य जैसे विश्वविख्यात वैज्ञानिकों से लेकर आधुनिक युग में जगदीश चंद्र बसु, श्रीनिवास रामानुजम, चंद्रशेखर वेंकटरमन, मेघनाथ साहा, सत्येंद्रनाथ बसु जैसे महान वैज्ञानिक हुए जिन्होंने अपनी तमाम असुविधाओं से लड़कर निरंतर नई खोजों से भारत का जो परचम है दुनिया के अंदर लहराने का काम किया। भारत जब अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था उस दौर के कई वैज्ञानिक सिर्फ प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं थे। देश और दुनिया के बाहर क्या हो रहा है वे इस बात को अच्छी तरह से जानते थे, लेकिन स्वाधीनता की चेतना को जगाने, स्वतंत्र देश के निर्माण की जो आधारशिला रखने में वैज्ञानिकों के योगदान की चर्चा बहुत कम हुई है। इसलिए प्रसिद्ध लेखक देवेश मेवाड़ी कहते हैं
कि हमारी पीढ़ियों को हमारे वैज्ञानिकों से दूर रखा गया। उनके बारे में हमारे पाठकों में बहुत कम जानकारी होती है और उनके योगदान की कहानियां बहुत कम बताई जाती हैं। आप याद कीजिए भारत के महान वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन को। श्री रमन ने प्रकाश की गति और उस पर दूसरी चीजों के पड़ने वाले प्रभाव का गहरा अध्ययन किया, जिसे रमन इफेक्ट के नाम से हम जानते हैं। इस खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्र प्रेम क्या होता है, इसे आप उनके जीवन से जुड़ी एक घटना से समझ सकते हैं। वेंकट रमन जब स्वीडन के स्टॉकहोम में नोबेल पुरस्कार लेने के लिए गए तो वहाँ पर सूट और टाई पहने हुए लोग मौजूद थे। वेंकट रमन अपनी चिर परिचित वेशभूषा में, सिर पर पगड़ी बांधे हुए और बंद गले के कोट में थे। उन्होंने सभा में चारों तरफ देखा और उन्हें अपनी वेशभूषा का या अपनी मिट्टी से जुड़ा कोई शख्स दिखाई नहीं दिया। ये सोच करके वो थोड़ा भावुक भी हो गए। इसके बाद उन्होंने ऊपर की ओर देखा तो उन्हें ब्रिटेन का झंडा यूनियन जैक दिखाई दिया। उन्होंने सोचा कि मेरे देश का कोई नागरिक तो छोड़िए, मैं अपने देश के झंडे के नीचे भी ये सम्मान नहीं ले पा रहा हूँ। ये सोचते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। ऐसा था सीवी रमन का अपने देश के प्रति लगाव। जर्मनी में 1927 में जब भौतिकी का विश्वकोश लिखा जा रहा था तो रमन ने वाद्य यंत्रों की भौतिकी पर एक लेख लिखवाया। इस भौतिकी कोश में रमन अकेले ऐसे लेखक थे जो जर्मनी से नहीं थे। उनका लेख आज एक धरोहर के रूप में संग्रहित करके रखा गया है। ऐसे ही महान वैज्ञानिक थे आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय, जिनका जिक्र हमारे पूर्व वक्ताओं ने किया है। उनकी मेहनत, निष्ठा और देश प्रेम से महात्मा गांधी भी बहुत प्रभावित थे। उनकी वेशभूषा को देख करके राष्ट्रपिता कहा करते थे कि ऐसे सादगी भरे इंसान को देखकर लगता ही नहीं कि यह इतना महान वैज्ञानिक होगा। आज मैं तो यही कहूँगी कि नए विषय के कारण हम सब एकत्रित हुए हैं, क्योंकि जब मुझे संदेश आया कि स्वतंत्रता की आज़ादी की लड़ाई में वैज्ञानिकों का योगदान, तो मुझे ये विषय बहुत नया लगा। सच मानो तो मैं सच बताऊंगी, मैं एमए पॉलिटिकल साइंस में हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, बहुत से सामाजिक कार्य करती हूँ, बचपन से लेकर आज तक बहुत एक्टिव रही हूँ। बहुत सोचने पर भी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वाकई कौन से वैज्ञानिक थे जिनका स्वतंत्रता संग्राम में, आज़ादी की लड़ाई में योगदान था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हमारे ही अखबार में कुछ दिन पहले एक न्यूज़ लगी थी। स्वयं सेवक संघ सह कार्यवाहक जो दत्तात्रेय जी हैं, उनकी ही एक न्यूज़ लगी थी कि सभी सोचते हैं कि वैज्ञानिक प्रयोगशाला में काम करते हैं, पर ये बात सत्य नहीं है, क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में, सिलेबस में कहीं भी उन वैज्ञानिकों का जिक्र नहीं है। सच मानिए महोदय, मुख्य अतिथि जी, मैंने उसको एक महज यूज़ करके ही समझा और पढ़ा। जयंत जी, जो आपने आज बहुत विस्तार से बताया, मैं आपकी बहुत ऋणी हूँ, क्योंकि एक अखबार की डायरेक्टर होने के नाते मैं आपको सही मायने में कहूँगी, मुझे इतना विस्तार में नॉलेज नहीं थी। और ये जो विषय और ये जो ज़रूरत समझिए, जो रंजना जी से मैंने आज विस्तार से जाना है कि जो पूरे साल में कार्यक्रम होने वाले हैं स्टूडेंट्स के लिए, हिंदी और इंग्लिश में, और सभी संचारकों को बुलाया जाएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं, सुनते हैं, अपने बड़ों से भी सुना है कि देश की आज़ादी बहुत कठिनाइयों से मिली थी। देश की आज़ादी के लिए सबसे पहले महात्मा गांधी जी का नाम आता है, सुभाष चंद्र बोस का आता है, पटेल का आता है, रानी झांसी बाई का आता है, भगत सिंह, राजगुरु, सबका नाम आता है, पर वैज्ञानिकों का नाम कहीं मैंने नहीं सुना।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आधार हैं, जो हमारे देश की प्रगति का आधार है, उनके नाम को स्मरण करने के लिए आज जो आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मनाने जा रहे हैं, उसमें इन लोगों को स्मरण करना, उनके बारे में आने वाली पीढ़ियों को बताना बहुत ही महत्वपूर्ण है।